Hello everyone, my name is Manju Saraswat and today we are going to start chapter Manufacturing Industries. In this chapter, we will know about the classification of manufacturing industries as we have discussed on importance of manufacturing industries in our previous video. So let's start. इन दिस प्रोसेस यू विल नो कि जो क्लासिफिकेशन है उसको किस तरीके से इसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। इसको हम रॉ मटेरियल, मेन रोल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ओनरशिप और उसके वेट के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि रॉ मटेरियल के बेस पर इसको आपकी जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसमें एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड के तौर पे बताया गया है। और अगर आप थोड़ा सा डीप में और देखेंगे तो फॉरेस्ट बेस्ड एंड मेरीन बेस्ड आप देखेंगे कि ये जो है रॉ मटेरियल हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, उसके बेस पर जो इंडस्ट्रीज़ उसके ऊपर डिपेंडेड हैं उनको रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहा गया है। तो ये किस तरीके से है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मिनरल से जो उनको रॉ मटेरियल मिलता है वो इंडस्ट्रीज़ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। जहाँ फॉरेस्ट से उनको रॉ मटेरियल मिलता है तो फॉरेस्ट बेस्ड, एंड जहाँ मैरीन यानी कि जो सी से उनको मिलता है रॉ मटेरियल तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ मैरीन बेस्ड कहलाती हैं। ओके, तो मेन रोल के अकॉर्डिंग देखते हैं इनका। तो कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं दे वर्क फॉर कंज्यूमर एंड कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जो दे वर्क फॉर इंडस्ट्रीज़, है ना। एंड यहाँ पर आप देखिए एज वेल एज द कंज्यूमर। सो यहाँ पर देखिए कि जो इंडस्ट्रीज़ कंज्यूमर के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए वर्क करती हैं उनको बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, जस्ट आयरन एंड स्टील, क्योंकि ये जो मशीन्स भी प्रोड्यूस करती हैं फॉर द इंडस्ट्रीज़, है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए। और ये जो कंज्यूमर के लिए इंडस्ट्रीज़ जो फिनिश्ड गुड तैयार करती हैं उनको हम कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। सो आप देखेंगे कि कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मार्केट में जो भी फिनिश्ड गुड्स जो है बनाए जाते हैं फॉर द कंज्यूमर डायरेक्टली। एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर हम देखेंगे तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी आपकी जो बुक का कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल के में ही डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को देखेंगे, दैट इज़ ऑल्सो सिमिलर विद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में जहाँ इन्वेस्टमेंट जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे किया जाता है ना, तो वो स्मॉल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आप देखेंगे कि जो इंडस्ट्रीज़ में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो बहुत कम लेवल पे, छोटे लेवल पे किया जाता है, तो उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी कहते हैं। जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है वो क्या होती हैं कि जो इसमें इन्वेस्टमेंट होता है वो कैसा होता है, मोर देन यहाँ पर जो 1 करोड़ से ज़्यादा होता है वो लार्ज स्केल कहलाती हैं और जो इससे कम होता है वो स्मॉल स्केल कहलाती हैं। तो यहाँ पर ओनरशिप के बेस पर भी इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाइड किया गया है। ओनरशिप के बेस पर आप देख सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर जो है यानी कि बेल, सेल, दीज आर द एग्जांपल्स, है ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको कि गवर्नमेंट ओन करती है इन एजेंसीज़ को, तो दीज आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर्स, है ना। तो इनको हम पब्लिक सेक्टर्स को जो है जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती हैं और यहाँ जिसको सहकारी बोलते हैं। एंड प्राइवेट सेक्टर जो है यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है, या इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो होता है वो इसको ओन करता है, जैसे टिस्को बजाज ऑटो लिमिटेड है ना, डाबर इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे लॉट्स ऑफ जियो है, रिलायंस है। तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि आपको प्राइवेट हैं और देखने को मिलेंगी इंडिया में। एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों ही इसको क्या करते हैं, ओन करते हैं। जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड इज़ अ जॉइंट कम्स इन जॉइंट सेक्टर। एंड यहाँ पर कोऑपरेटिव सेक्टर में आप देखेंगे कि कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ओन की जाती हैं, ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल बोथ। तो वर्कर्स
यहाँ पर, और जो सप्लायर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, है ना, वो जो मिलकर यहाँ पर उसका जो शेयर है, यानी कि जो भी उनकी परफॉर्मेंस रहती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो अपना जो प्रॉफिट है, वो जो शेयर है और जो लॉसेस हैं उनको आपस में शेयर करते हैं। तो जैसे कि महाराष्ट्र में शुगर इंडस्ट्रीज़ है, कोयल इंडस्ट्री है, केरला में, तो ये इस तरीके के कोऑपरेटिव सेक्टर में आते हैं। अब आप देखेंगे कि वेट के अगर बेस पर हम इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाइड करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड लाइट इंडस्ट्रीज़। तो हैवी इंडस्ट्रीज़ में तो डेफिनेटली आयरन एंड स्टील आएगा, एंड लाइट इंडस्ट्रीज़ में आप जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर वगैरह जो यहाँ तैयार किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो लाइट इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। तो ये तो था क्लासिफिकेशन इसका, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, as you can see. So first of all we will describe agro based industries here. तो agro based industries में आप देखेंगे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन, टेक्सटाइल, शुगर, है ना, एडिबल ऑयल एटसेट्रा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो कि रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेड होती हैं, यानी कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो इसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट है, जो बहुत लार्ज लेवल पे है, बहुत बड़े लेवल पे है, तो यहाँ पर हम उसके बारे में बात करते हैं। येस, दिस इज़ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इंडिया में एक यूनिक पोजीशन है एक इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि ये यहाँ पर हम इसके कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन एंड हाउ इट इज़ सिग्निफिकेंट इन इंडियन इकोनॉमी, देन यू कैन डिस्क्राइब दिस। सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो है ये कितना आप देती है, आप देखेंगे यहाँ पर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ये 14% अपना कंट्रीब्यूशन देती है, एंड इट एम्प्लॉयज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल आफ्टर एग्रीकल्चर। यानी कि ये बात हम सभी जानते हैं कि जो नंबर ऑफ पीपल, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड बाय द एग्रीकल्चर, एंड आफ्टर द एग्रीकल्चर ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है डायरेक्टली। एंड इट्स शेयर इन द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग इनसिग्निफिकेंट एट अबाउट 24.6%, एंड ये जो है 4% टूवर्ड्स GDP में कंट्रीब्यूट करती है। It is the only industry in the country which is self-reliant and complete in the value chain. वैल्यू चेन में आप देखेंगे कि किस तरीके से ये जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने में एंगेज करती है, एंड एग्जाम्पल रॉ मटेरियल से लेके हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए आप कि सबसे पहले जो है रॉ फाइबर जो है वो स्पिनिंग के लिए दिया जाता है, एंड स्पिनिंग से जो है आपका यार्न तैयार किया जाता है, एंड दैट इज़ गिवन टू वीविंग निटिंग के लिए दिया जाता है, एंड यहाँ से जब फैब्रिक तैयार हो जाता है एंड दैट इज़ गिवन टू डाइंग एंड फिनिशिंग, एंड आफ्टर दैट इज़ रेडी फॉर मार्केट, एंड यहाँ पर ये गारमेंट इस तरीके से तैयार होता है। तो ये जो वर्क है ये ज़्यादातर वर्क स्मॉल वर्कशॉप से, है ना, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में तैयार किया जाता है। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना, लोगों को यहाँ पर रोजगार प्रोवाइड किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है। मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस्ट्री इज़ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इन अगर हम यहाँ पर टेक्सटाइल की बात करते हैं तो सिल्क है, एंड यहाँ पर कॉटन है, तो कॉटन मोस्ट प्रोमिनेंट है। तो जहाँ पर और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को अगर हम क्लासीफाइड करते हैं, तो कॉटन इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर हम यहाँ देखें तो आप देखेंगे कि कॉटन इंडस्ट्रीज़ जो है ज़्यादातर आपको जो देखने को मिलेंगी वो महाराष्ट्र और गुजरात में ही कंसंट्रेटेड मिलेंगी। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? तो आप देखिए कि जो 1946 से कॉटन एंड ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल इन country, and about 80% of these are the private sector and rest of the public and cooperative sector। तो यहाँ पर देखिए कि हम पिछले अगर कुछ सालों में देखेंगे तो ज़्यादातर हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं महाराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ में आपको देखने को मिलेंगी। तो अवेलेबिलिटी है जो वो व्हाट इज़ द रीज़न, यानी कि अवेलेबिलिटी पे ही जहाँ पे आपको सारे फैक्टर्स अवेलेबल होंगे इजीली, वहीं पर इसीलिए आप जो है ये इंडस्ट्री
क्या हो सकती है, एस्टैब्लिश हो सकती है, कंसंट्रेटेड रह सकती है। तो जैसे वहाँ पे रॉ कॉटन जो है वो बहुत ज़्यादा और सस्ता मिलता है, एंड मॉइस्ट क्लाइमेट है कोस्टल स्टेट्स की वजह से ऑल्सो हेल्प इन द डेवलप ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बिकॉज ह्यूमिड कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर वीविंग द क्लोथ एंड एल्स द यार्न ब्रेक। तो अदरवाइज क्या होता है कि वो जो कंडीशन अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं होती तो फिर वो यार्न ब्रेक होता है। एंड वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज़ भी मिलती है महाराष्ट्र में और गुजरात में, तो वो इजीली मार्केट के लिए भी अवेलेबिलिटी मिल सकती है, कंज्यूमर्स आर ऑल्सो अवेलेबल। एंड यहाँ पर देखेंगे कि बहुत जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। एंड प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट एज कॉटन क्लोथ्स आर आइडियल टू वियर इन दिस वार्म एंड ह्यूमिड स्टेट। सो ज़्यादातर जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ पर अवेलेबल हैं, इस्टेब्लिश हैं यानी कि कंसंट्रेटेड हैं, दीज आर इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। सो यहाँ पर आप देखिए कि जो फैक्टर्स हैं जो वर्क करते हैं कि भाई ये कंसंट्रेशन यहीं पर पर्टिकुलर प्लेस पर ही क्यों है, तो विच फैक्टर्स वर्क। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि रॉ मटेरियल, पावर, लैंड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, लेबर, कैपिटल, मार्केट एंड वाटर, ऑल दीज फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन दीज एरियाज इन वेरी इजी वे। सो यहाँ पर आप इसलिए देख सकते हैं दीज आर द फैक्टर्स जो कि किसी भी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने में उस पर्टिकुलर एरिया में हेल्प करते हैं। देखिए यहाँ एक आपको इम्पोर्टेंट और फैक्टर बता देते हैं। यहाँ पे एक अब देखेंगे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉर लर्निंग पर्पस कि द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल जो इस्टेब्लिश हुई मुंबई में 1854 में हुई। आप चाहें तो राइट कर सकते हैं अपने पास, 1854 में फर्स्ट जो मिल है वो इस्टेब्लिश हुई है। एक्चुअली जो दो वॉर हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो यहाँ तब उस टाइम पे इंडिया जो था ब्रिटिश कॉलोनी था और वहाँ पर आप देखेंगे कि क्लोथ की डिमांड यूके में बहुत ज़्यादा हुई। तो इन्होंने क्या किया था कि इंडिया में भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा डेवलप किया था, जिससे कि यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्टअप किया गया। तो दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट। तो अब हम ये देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है कि एक फैक्टर अब देखिए ये जो आपके यहाँ पर लर्निंग के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग, लेकिन यहीं पर आप देखिए कि बट वीविंग सप्लाईज जो हैं वो लो क्वालिटी का फैब्रिक है, और एज इट कैन नॉट यूज़ मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न क्योंकि प्रोड्यूस इन द कंट्री, एंड वीविंग इज़ डन बाय हैंडलूम एंड पावरलूम। तो यहाँ पर देखिए कि जो स्पिनिंग है वो जो की जाती है वो वहाँ पर जो यार्न तैयार किया जाता है वो हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का है, और जो हैंडलूम और पावरलूम से जो वीविंग तैयार की जाती है दैट इज़ नॉट वर्ल्ड क्लास। यहाँ पर आप देखेंगे कि वो जो है इतना ज़्यादा क्वालिटी का नहीं प्रोवाइड कराते हैं, है ना। तो किस तरीके से यहाँ पर इसको डिफाइन किया गया है कि जो हैंड स्पून खादी है वो लार्ज स्केल पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है फॉर वीविंग। दे कैन डू दिस वर्क एट देयर होम एंड एज कॉटेज इंडस्ट्री। तो ये जो है डोमेस्टिक यूनिट्स में वर्क किया जाता है, इनके घरों में इनको जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। ये रियली ये जो सेक्टर है ये क्या करता है, लोगों को उनके घर पर ही इस तरीके का वर्क प्रोवाइड कराता है। इसको हम कॉटेज इंडस्ट्रीज के तौर पर भी जानते हैं। तो इंडिया जो अपना यार्न एक्सपोर्ट करता है वो जापान को करता है। अदर इम्पोर्टर्स जो है वो है कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया आर यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, नेपाल, सिंगापुर एंड श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ ऑल्सो। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इंडिया जो है अपना जो थ्रेड है वो जापान को देता है, और जो इंडिया में जो कपड़े तैयार किए जाते हैं वो कहाँ कहाँ किस किस कंट्री में सेंड किए जाते हैं, है ना, तो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देखेंगे कि इंडिया की जो स्पिनिंग है उसको जो वर्ल्ड में यानी कि कौन सी पोजीशन
दी गई है, यहाँ पर सेकंड पोजीशन है ना। और फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, यानी कि इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पाइंडल्स इन द वर्ल्ड, एंड यहाँ पर जो फर्स्ट है वो है चाइना, दैट इज़ नोटेबल पॉइंट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पिनिंग सेक्टर हैज़ रिसीव्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन, और ये जो यहाँ पर वी हैव लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न। तो यहाँ पर हमारी यानी कि जो वर्ल्ड है वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा बहुत ज़्यादा जो शेयर है ट्रेड में, और यहाँ पर 1/4 ऑफ द टोटल ट्रेड का जो है ये इसका पार्ट है। तो इस तरीके से आप देखिए कि जो और स्पिनिंग जो मिल है ना, हमारी जो स्पिनिंग मिल्स हैं, लेकिन उनको ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं रीज़न हो सकता है कि हमारे पीछे होने का। तो ये क्या रीज़न, क्या क्या इसके पीछे फैक्टर्स हैं जो कि इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सो वी विल फोकस ऑन दिस। सी problems faced by the cotton and textile industry. Power supply is erratic in our country, as that is a very usual condition, you can see, and machinery needs to be upgraded, and especially in weaving and processing sector. So यहाँ पर मशीनों को भी अपग्रेड किए जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि लो आउटपुट ऑफ लेबर, क्योंकि अगर देखिए अगर पावर सप्लाई इरेटिक रहेगी तो जो आउटपुट लेबर से ले सकते हैं वो आउटपुट जो है लेबर से नहीं ले पाएंगे। तो लो आउटपुट ऑफ लेबर इज़ ऑल्सो अ रीज़न, एंड वी स्टिल नीड टू इम्पोर्ट cotton in spite of the fact that production of cotton in the country has increased, and stiff competition है। लोग जो है ये सस्ता होता है सिंथेटिक फाइबर, तो लोग जो है इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पर इससे भी सिंथेटिक फाइबर से भी इसको क्या मिली हुई है, स्टिफ कंपटीशन मिली हुई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इसको फेस करनी पड़ रही हैं, है ना। ये हमारे यहाँ पे क्या है कि सबसे ज़्यादा जो कमी है, जो इसके थोड़ा सा पीछे होने का रीज़न ये हो सकता है। अब यहाँ पर हम जो देखेंगे वो इंडस्ट्री है दैट इज़ ऑल्सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड जूट इंडस्ट्री। तो यहाँ पर जूट इंडस्ट्री के बारे में भी हम देखेंगे कि जूट जो है इंडिया का जो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया जूट के मामले में, एंड यहाँ पर फिर भी एक 1 स्टैंड पीछे है किसे कि एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड्स एट सेकंड प्लेस हियर। यहाँ पर भी इंडिया सेकंड नंबर पर ही है। बांग्लादेश जो है वो क्या है, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे है एक्सपोर्ट में। तो देयर वर अबाउट 80% यानी 80 जूट मिल्स इन इंडिया। यहाँ पर कितनी थी, 2010 एंड 11 में है जो डेटा गिवन है इस बुक में उसके अकॉर्डिंग। तो मोस्ट ऑफ दीज आर लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल, यानी कि आप देखेंगे ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ हैं जूट इंडस्ट्रीज़ जो हैं ऑल दीज आर लोकेटेड नियर द हुगली रिवर, है ना। तो हुगली बेसिन में ये जो है इस्टेब्लिश है। तो और ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में जो 80 जूट मिल्स हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ 80 जूट मिल्स जो हैं उसमें से ज़्यादातर जो मिल हैं वो कहाँ पर हैं, वो वेस्ट बंगाल में है। तो कि रीज़न क्या है, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर कि व्हाट इज़ द रीज़न। सो द मोस्ट ऑफ जूट इंडस्ट्रीज़ आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल और नियर हुगली रिवर। सो यहाँ पर आप इसके रीज़न्स देख सकते हैं कि क्या क्या रीज़न है कि भाई ये जो है यहाँ पर है कि भाई एक तो ये हुगली बेसिन पर जो कंसंट्रेटेड है, क्योंकि एक तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छी है, एंड यहाँ पर वेल कनेक्टेड रेलवे नेटवर्क, वाटरवेज एंड रोडवेज, ऑल दीज नेटवर्क्स आर वेरी वेल कनेक्टेड, एंड यहाँ पर पानी जो है बहुत ज़्यादा चाहिए इसके रॉ जूट के लिए, तो उसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। और कोलकाता एज अ पोर्ट एंड लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज़ ऑल्सो। सो दीज आर द फैक्टर्स बिहाइंड इट, किसके पीछे ये रीज़न है जो कि
ये क्या है कि ज़्यादातर यहाँ पर जो कि जूट मिल्स हैं वो कंसंट्रेटेड हैं। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट जूट मिल यहाँ पर आप फिर से अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। ये फर्स्ट जूट मिल जो है आपकी वो कहाँ पर है, कोलकाता में 1859, यहाँ पर आप इसको मेंशन कर सकते हैं अपने पास, एट रिश्रा में। एंड आफ्टर पार्टीशन इन 1947 द जूट मिल रिमेन्ड इन इंडिया बट 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश, है ना। तो ये बिफोर द पार्टीशन ये कंडीशन है। तो अब आप देखेंगे कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल जो है वो हमने पढ़े हैं इसके लिए कि भाई हुगली बेसिन पर कैसे ये इस तरीके से कंसंट्रेटेड है, व्हाट इज़ द रीज़न। तो ये आपने देखा कि अब हम ये देखेंगे कि जूट इंडस्ट्री का भाई क्या इम्पोर्टेंस है। तो जूट इंडस्ट्री भी डायरेक्टली लगभग 3.7 लाख वर्कर्स को जॉब प्रोवाइड कराती हैं या एम्प्लॉयमेंट देती हैं, और अनदर 40 lakhs स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हु आर engaged in cultivation of jute and mesta. Mesta is also similar of jute, एंड मैनी मोर पीपल आर एसोसिएटेड इनडायरेक्टली। बहुत सारे लोग जो हैं इसमें वो जो है क्या है कि इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर चैलेंजेस क्या हैं, शुगर इंडस्ट्री को जानने से पहले हम जूट इंडस्ट्रीज़ के यहाँ पर चैलेंजेस भी देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जो चैलेंजेस हैं जूट इंडस्ट्री के वो क्या क्या हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन है इंटरनेशनल मार्केट में। आप देखेंगे सिंथेटिक जो है इसका भी ऑप्शन में है, एज यू कैन सी इन योर मार्केट ऑल्सो। तो बांग्लादेश, ब्राज़ील और जो कॉम्पिटिटर हैं इसके फिलीपींस है, इजिप्ट है, थाईलैंड है ना। तो यहाँ पर इंटरनेशनल डिमांड हैज़ बीन ऑन द इंक्रीज ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी। यहाँ पर थोड़ी सी डिमांड जो है वो जूट पैकेजिंग की थोड़ी बड़ी है, क्योंकि गवर्नमेंट समटाइम्स क्या कर देती है, बीच बीच में प्लास्टिक को बैन कर देती है ना। तो टू stimulate demand the product needs to be diversified। अब देखिए क्या पॉलिसी है कि 2005 में, दिस इज़ ऑल्सो नोटेबल पॉइंट कि 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया गया, जिसका ऑब्जेक्ट केवल इतना था कि इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी की क्या किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए किसकी प्रोडक्टिविटी को, जूट की प्रोडक्टिविटी को, और इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, इसके जो एंश्योरिंग द गुड्स प्राइसेस टू जूट फार्मर्स एंड एनहेंसिंग द यील्ड पर हेक्टेयर। सो यहाँ पर इसके जो मेन मार्केट हैं जूट के, यूएसए, कनाडा, रशिया, है ना। तो और यूएई एंड आप देखेंगे यूके, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो है इसकी मेन मार्केट है। एंड द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है, आप इसको राइट कर सकते हैं। एंड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है एंड हैज़ वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट्स। तो ये जो पॉइंट है ये इसका लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है कि ये इको फ्रेंडली है एंड प्लास्टिक की जगह हम सभी को जो है जूट ही इस्तेमाल करना चाहिए। सो द नेक्स्ट जो आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है शुगर इंडस्ट्री, है ना। तो शुगर इंडस्ट्री आप देखकर ही पहचान गए होंगे कि ये शुगर इंडस्ट्री जो है इंडिया में कितना ज़्यादा प्रोमिनेंट है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करती हैं। जैसे कि यहाँ पर ये इससे क्या क्या बनाया जाता है, ये हमारी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल केन शुगर स्वीटनर्स एंड खंड सारी एंड गुड़, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इन 1903 दैट शुगर मिल ऑन मॉडर्न लाइन्स वर सक्सेसफुली स्टार्टेड इन बिहार। यूपी में ये बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है। ये कंसंट्रेटेड जो है शुगर की इंडस्ट्री जो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में। लेकिन अब आप देखेंगे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में भी ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली पाई जाती हैं। तो महाराष्ट्र वगैरह जो आप देखेंगे कि साउथ वेस्ट एरिया में ये कोऑपरेटिव सेक्टर के हाथ में चली गई है ना। तो ये क्योंकि सबसे बड़ा इसका जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि ये सीजनल है,
ये क्या है, ये सीजनल है। तो यहाँ पर एक तो ये बल्की है ना, तो मटेरियल इन दिस इंडस्ट्री इज बल्की एंड इन हॉलेज इट्स सुक्रोज कंटेंट की वजह से रिड्यूसेस, इसका जो सुक्रोज कंटेंट है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। एंड इन 2010 एंड 11 there were over 662 sugar mills in the country spread over the उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर एंड आंध्र प्रदेश एंड गुजरात अलोंग विद पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। ये देखिए, मैं एक बार फिर से आपको ये याद दिला दूँ, आप 1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए याद रख सकते हैं कि भारत यानी कि इंडिया में जो इसका प्रोडक्शन है वो क्या है, ये सेकंड लार्जेस्ट है प्रोडक्शन में, और खांडसारी गुड़ वगैरह के लिए ये फर्स्ट पोजीशन गेन करती है ना। और ये अगर जो है जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है, तो अगर इसको वन प्लेस फ्रॉम अदर प्लेस ले जाया जाता है, तो उस कंडीशन में इसके जो सुक्रोज है वो कम हो जाता है। तो ये वहीं पर होना इसकी इंडस्ट्रीज़ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आप देखेंगे कि जो भी मैंने बताया एरिया कौन कौन से हैं जहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ जो है पाई जाती हैं। ये इंडस्ट्री वैसे मैंने बताया अभी कि आपको क्या है, ये सीजनल है इंडस्ट्री, ये इसका बड़ा माइनस पॉइंट है। और आप देखिए कि इसमें क्या होता है कि ये इसके लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो बहुत ज़्यादा कूलर क्लाइमेट चाहिए, है ना, जो कि क्या करता है, यहाँ पर जो सुक्रेज कंटेंट है वो भी बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र की स्पेशली मैं बात कर रही हूँ कि महाराष्ट्र में किस तरीके से बहुत ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो केन है ना, तो प्रोड्यूस्ड हियर हैज़ अ हायर सुक्रोज कंटेंट एंड कूलर क्लाइमेट क्या है, ये जो है इसको बहुत लंबे समय तक इस सीज़न को इसको जो बहुत ज़्यादा इसके लिए ये हेल्पफुल है ना। तो आप देखेंगे कि जो कोऑपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स। तो जो मेन चैलेंजेस हैं वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं इसके लिए, कि भाई एक तो सीजनल हो गई इंडस्ट्री, ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स है प्रोडक्शन के, ट्रांसपोर्ट डिले हो जाता है इसका अक्सर, है ना, और वही जो आपका इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई है इट ऑल्सो कैन बी यूज्ड इन दिस, जो इसके जितने भी डिफेक्ट्स हैं उसमें इसको भी यूज़ किया जा सकता है। और जो इसका बैगेज है यानी कि जो इसका कचरा निकलता है बहुत ज़्यादा, जो छिलका निकलता है इसका, उसका भी यूज़ किया जाना चाहिए, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, इससे आप देखेंगे कि लाइट प्रोडक्शन भी किया जा सकता है ना। तो वी नीड टेक्नोलॉजी और लार्ज लेवल पे इसको किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि शुगर इंडस्ट्री को हमने पढ़ा, हमने जूट इंडस्ट्री को पढ़ा, हमने जो आपकी ये जो कॉटन इंडस्ट्री को है इसको भी पढ़ा है ना। तो कुछ तो ऐसे फैक्टर्स हैं कि अगर हम उसको इम्प्रूव करते हैं तो हमारे ये इंडस्ट्री, चाहे वो शुगर हो, जूट हो और चाहे कॉटन इंडस्ट्रीज़ हो, इनको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो नेक्स्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, वी विल नो अबाउट दीज in next video, so watch in next video. Thanks for watching.